Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से जैमी लैनिस्टर ने नेड स्टार्क के पैर में एक भाला फेंक कर उसे जख्मी कर दिया था और अब जख्मी हालत में उससे मिलने के लिए किंग्स लैंडिंग के राजा यानी कि रॉबर्ट बेराथियन और साथ ही उनकी पत्नी सर्सी लैनिस्टर उससे मिलने के लिए आते हैं। इस वक्त तक इन दोनों को भी पता चल चुका होता है कि नेड की बीवी कैटलीन ने ट्रियन लैनिस्टर को कब्जे में ले लिया है, तो ये दोनों ही उसे अपनी बीवी को उससे छुड़वाने की बात करते हैं। तो नेड उन्हें कहता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है और साथ ही उनकी पूरी बातों को खारिज भी कर देता है। तो रॉबर्ट उसे एक बात और कहता है कि तुम्हें जैमी लैनिस्टर के साथ में अपने संबंधों को साझा कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई कितने वक्त तक चलेगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर एक घमासान युद्ध हो जाएगा। मगर फिर भी नेड उसकी कोई बात नहीं मानता। वहीं पर सर्सी गुस्से में आकर अपने पति रॉबर्ट को कहती है कि आपको मेरे कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। इस बात को सुनने के बाद में रॉबर्ट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक खींच के झापड़ लगा देता है। सर्सी वहां पर रोने लगती है और वहां से निकल जाती है। तभी रॉबर्ट नेड से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ओहदा यानी कि तुम्हारी पोजीशन वापस देता हूं। मैं भी वैसे तो शिकार पर जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कुर्सी पर अभी तुम बैठो। वहीं से सीन शिफ्ट होता है विंटरफेल में, जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्रैन, जिसे कि अब ट्रियन लैनिस्टर के दिए गए ढांचे के थ्रू एक ऐसा मैकेनिकल लेग बनाकर दिया जाता है जिससे कि वो घुड़सवारी कर पाए और इसी की मदद से वो एक घोड़े की सवारी भी करने लगता है। वहीं पर थियॉन ग्रेजॉय और साथ ही रॉब भी बैठे होते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त तक इन्हें भी इस बात का पता चल चुका होता है कि किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क के ऊपर जैमी लैनिस्टर के थ्रू हमला हुआ है। हालांकि ये दोनों की बातें चली रही थी और उस वक्त तक वहां पर ब्रैन घोड़े पर बैठकर यहाँ से वहां भाग रहा था। मगर जब थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं तो उन्हें ब्रैन नहीं मिलता। ब्रैन वहां से जा चुका होता है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आगे जाते हैं, जहां पर उनका सामना कुछ शिकारियों से होता है। और जैसे वो शिकारी उन दोनों को वहां पर देखते हैं तो वो ब्रैन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, मगर तभी दोनों भाई मिलकर उन जंगलियों को धूल चटा देते हैं और लास्ट में जो एक लेडी बचती है वो उसे जान से मारते नहीं है, बल्कि उसे कैद करके अपने साथ में ले जाते हैं। यहाँ ट्रियन लैनिस्टर जो कि वेल में एक जेल में कैद होता है, उससे मिलने के लिए एक शख्स आता है जिसका नाम होता है मॉड और वो उसे उसके गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रियन लैनिस्टर एक शाही घराने से बिलोंग करता है, तो वो उसे खरीदने की बात करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता। तो मॉड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात लाइजा तक पहुंचा सकता हूँ। और अब उसके बाद में लाइजा जब ये बात सुनती है कि ट्रियन यहाँ से निकलना चाहता है, तो वो उसे अपने सामने बुलवाकर उसके सारे गुनाह कबूल करने के लिए उसे कहती है। अब यहाँ पर ट्रियन अपने पूरे पास्ट यानी कि पूरे भूतकाल में उसने जितने भी बेकार और घटिया काम किए थे वो अपने सारे गुनाह कबूल करने लगता है, जिसके अंदर बेफजूल की बातें भी शामिल होती है। तो वहां पर इन बातों को सुनकर कैटलिन स्टार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर इन कामों के लिए नहीं बुलाया, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने ब्रैन और साथ ही जॉन एरिन पर हमला क्यों करवाया। तो इन बातों को सुनकर ट्रियन सीधा मना कर देता है और कहता है कि इन दोनों के कामों के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। उसके मना कर देने के बाद में लाइजा उसकी मौत का हुक्म सुना देती है। तभी वहां पर वो कहता है कि मुझे ट्रायल कॉम्बैट करना है। अब यहाँ पर ट्रायल कॉम्बैट को थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले यहाँ पर एक बीच की कड़ी होती है जिसे कहा जाता है ट्रायल कॉम्बैट। यहाँ पर कोई भी इंसान अपने आप की सफाई या फिर कहा जाए अपने आप के बचाव के लिए वार्डन से एक चैंपियन चुनने की बात करता है और इसी के साथ वार्डन अपना एक खास चैंपियन और साथ ही वो कैदी अपना एक चैंपियन, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को भिड़वाते हैं और उन दोनों में से जो जीतता है उसकी बात मानी जाती है। इसका मतलब सीधा सा यानी कि अगर कैदी का चैंपियन जीत गया तो उसकी सजा माफ हो जाएगी और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर राजा का चैंपियन जीत गया यानी कि वार्डन का, तो उसे उसकी डिसाइड करी हुई सजा दी जाएगी। इस बात को सुन लेने के बाद में वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर इस बॉनी का साथ कौन देगा। तो ट्रियन उसके जवाब में वहां की लॉर्ड यानी कि लाइजा एरिन को कहता है कि मुझे मेरा चैंपियन चुनने का हक है, मैं किसी को भी चुन सकता हूँ, मैं जेमी लैनिस्टर को चुनता हूँ। तो लाइजा कहती है कि जेमी तुम्हारा भाई यहाँ से कोसों मील दूर है, उसे यहाँ तक आते आते काफी दिन लग जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन आज ही हो, तुम जिसे चुनना चाहो चुन सकते हो और हमारा चैंपियन हमारा लॉर्ड चुनेगा। और यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि इनका लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि लाइजा का छोटा बेटा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 साल का है और अब वो भी अपना एक चैंपियन चुन लेता है। इसी के साथ ट्रियन योरेन को चुनता है। योरेन वही शख्स था जिसने की होटल में पैसों के बदले उसे अपना रूम दिया था और अब यहाँ पर दोनों ही चैंपियंस के बीच में एक तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है, जिसमें योरेन का पलड़ा भारी होता है और वो इस जंग को जीत जाता है और इसी जंग के जीतने के साथ में ट्रियन लैनिस्टर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ट्रियन उससे कहता है कि मुझे मेरा वॉलेट यानी कि मुझे मेरा बटवा चाहिए। तो लाइजा उसे उसका बटवा दे देती है और तभी वो उसमें से सारे पैसे निकालकर मॉड को दे देता है और कहता है अ लैनिस्टर ऑलवेज पेज हिज डेब्ट, यानी कि लैनिस्टर्स हमेशा अपना कर्ज चुकाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां पर अब रॉबर्ट बेराथियन लॉर्ड बैरिसन के साथ में शिकार पर निकले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में, जहां पर अब आयरन थ्रोन के ऊपर बैठ चुके होते हैं नेड स्टार्क। और अब जैसा कि रॉबर्ट बेराथियन ने कहा था कि मैं शिकार पर जा रहा हूं तो मेरी जगह तुम बैठोगे, तो अब जब जगह
जगह मिली है तो उसी के साथ राजा की जिम्मेदारियां भी नेड स्टार्क पर आ चुकी थी। और तभी उससे मिलने के लिए वहां की प्रजा आती है और एक शख्स उन्हें कहता है कि हमारे ऊपर एक शख्स है जो काफी टाइम से हमले कर रहा है, हमारी सारी फसलों को बर्बाद कर रहा है और हमें काफी परेशान कर रहा है। तो नेड स्टार्क उनसे कहते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वो शख्स बताता है कि वो दिखने में बिल्कुल माउंटेन जैसा दिखता है। तो नेड स्टार्क में पास में बैठे किंग्स लैंडिंग के मास्टर उससे कहते हैं कि माउंटेन तो एक बहुत अच्छा योद्धा है और एक योद्धा कभी भी ऐसे छोटे काम यानी कि किसी प्रजा के लोगों को परेशान नहीं करेगा, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है और हो सकता है कि इसके पीछे कोई और शामिल हो। मगर तब नेड कहता है कि रिवर एंड से ये लोग आए हैं और रिवर एंड के लोगों का इंसाफ करना हमारा काम है। मैं चाहता हूं कि अब भी जाकर माउंटेन से उसकी पदवी यानी कि उसकी पोजीशन, उसका पैसा, उसका रुतबा सब कुछ छीन लिया जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो मास्टर उससे कहते हैं कि आप काफी बड़ा निर्णय ले रहे हैं, इसके लिए हमें एक बार राजा रॉबर्ट बेराथियन का वेट करना चाहिए क्योंकि माउंटेन लॉर्ड टाइवन का एक दायां हाथ है और टाइवन यहाँ के सबसे अमीर शख्स हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो नेड कहता है कि मेरा ये हुक्म है कि 2 दिनों के अंदर लॉर्ड टाइवन को यहाँ किंग्स लैंडिंग में आना पड़ेगा इस पूरे गुनाह का जवाब देने के लिए। तो बैलिश वहां पर नेड स्टार्क को कहता है कि क्या आप लॉर्ड टाइवन को नहीं जानते, वो एक काफी अमीर शख्स है और अगर जंग छिड़ गई तो वो जीत जाएंगे क्योंकि हमेशा जंग पैसों से जीती जाती है। तो उसके जवाब में नेड स्टार्क उससे कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही जंग जीती जाती तो इन 8 किंगडम्स के राजा यानी कि किंग्स लैंडिंग के जो हमारे आयरन थ्रोन पर बैठे हैं रॉबर्ट बेराथियन, उनकी जगह लॉर्ड टाइवन बैठे होते। वही हमें दिखाई जाती है जॉफ्री और साथ ही सांसा के बीच की एक छोटी सी लव स्टोरी जहां जॉफ्री ने सांसा को एक छोटा सा नेकलेस गिफ्ट दिया होता है और अब इसी के साथ इन दोनों की दूरियां भी अब नजदीकियों में बढ़ रही होती है। मगर तभी थोड़ी देर के बाद में नेड स्टार्क अपनी दोनों बेटियों से आकर मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें अब वापस से विंटरफेल जाना होगा। इस बात को सुनने के बाद में सांसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो अब जॉफ्री से प्यार होने लगा था और वो ये चाहती थी कि वो जॉफ्री के साथ शादी करे और उसके सुनहरे बाल वाले बच्चे पैदा हों। ये सुनकर नेड स्टार्क को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है और उसी के बाद में वो अपने मास्टर के थ्रू लाई गई किताब को पढ़ने लगता है जहां पर बेराथियन घराने के सभी लोगों के बारे में लिखा गया था। उसमें ये भी बताया गया था कि बेराथियन घराने के सभी लोगों के बाल काले होते हैं मगर जॉफ्री के बाल सुनहरे थे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन था। इसका मतलब हम साफ समझ सकते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई नाजायज औलाद होगी। वेल, इस बात का कंप्लीट सीक्रेट हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा। यहाँ डॉर्थरा की वेस्ट में अब डेनेरिस के हाथ में होते हैं उसके ड्रैगन के अंडे जो कि जोरा ने दिए होते हैं और वो ये सोचती है कि काश ड्रैगन के अंडे वापस से जिंदा हो जाते, इनके अंदर से ड्रैगन निकल जाते। तो वो अपने पास ही पड़े कोयले की कढ़ाई के अंदर उस अंडे को रख देती है। उसमें से उससे कुछ आवाज आने लगती है तो वो उससे जब छूने जाती है तो वहां पर उसकी दासी पहुंच जाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है और वो उसके हाथ से वो अंडा छोड़ देती है। वो अंडा इतना ज्यादा गर्म था कि वहां पर डेनेरिस के हाथ जल जाते हैं। मगर तभी हमें यहाँ पर एक ट्विस्ट दिखाया जाता है। उस गर्म अंडे के जले हुए निशान डेनेरिस के हाथों पर नहीं बल्कि उसके दासी के हाथों पर छप जाते हैं। इसका मतलब साफ ये था कि टारगेरियन परिवार एक्सट्रीम हीट को झेल सकता है, उनकी मौत कभी भी जलने से नहीं होगी। यहाँ पर खाल ड्रोगो की एक रस्म भी थी, होने वाली पत्नी को घोड़े का दिल खिलाया जाए ताकि उसे बेटा पैदा हो और इस रस्म को निभाने के लिए डेनेरिस भी अपना पूरा जोर लगाती है। इस बात को देखकर वेसेरिस काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से उसके दोनों ड्रैगन के अंडे चुरा कर भागने लगता है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है जोरा और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, रानी के कक्ष में आकर उसके निजी सामानों को चोरी कर रहे हो। मगर कैसे तैसे वो वापस से बात को संभाल कर अंडों को वहां पर रखकर चला जाता है। अब शाम को वहां पर एक पार्टी हो रही थी क्योंकि डेनेरिस ने खाल ड्रोगो की उस रस्म को पूरा किया था और वहीं पर वेसेरिस काफी ज्यादा दारू के नशे में आकर खाल ड्रोगो को ही बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। तो इस बात से तो खाल ड्रोगो यानी कि हमारे एक्वामैन को तो काफी गुस्सा आना ही था और तब वो वेसेरिस को कहता है कि तुझे सेना चाहिए थी ना, तुझे मैं सेना के साथ साथ सोने का मुकुट भी दूंगा। और उसी के पास में एक हांडी पड़ी थी जिसके अंदर जलता सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड पड़ा था जो कि काफी ज्यादा गर्म था और वो उस गर्म लिक्विड सोने को उसके मुंह पर डाल देता है और इतनी गर्मी वो झेल नहीं पाता और वहीं पर वेसेरिस की मौत हो जाती है। तब वहां पर डेनेरिस एक बात कहती है कि एक सच्चा टारगेरियन कभी भी जलकर या एक्सट्रीम हीट से मर नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है। यानी कि अगेन इसका मतलब साफ था कि वेसेरिस भी जरूर कोई ना कोई नाजायज औलाद होगी। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जाने से पहले एक बात आपको और कह देता हूँ, इसके आगे आने वाले शोज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।